वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी से बहुत नमस्कार। हमारे पास सबसे पहला कमेंट आया है टिंकू जी का। टिंकू जिया, सूरज, रामपाल, अनूप, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अगर बेटा आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और कल शायद लिफ्ट के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था, तो उतना डिटेल में नहीं जा पाए थे, मैं एक बेसिक से एक आइडिया दिया था, उसे आगे बढ़ाएंगे। वेक्टर, गुड मॉर्निंग। अभिषेक, सृष्टि, अनूप, रामपाल, जया, दिनेश, आकृति, सपना, सतीश, गुड मॉर्निंग। प्रिंस, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी की जो तैयारी है उससे बिल्कुल पंख लग गए होंगे। बढ़िया से आप तैयारी कर रहे हैं। और बादल, गजाला, नितेश, स्टार्ट हो गई है। अंकिता, रिचा, चलो बहुत सारे बच्चों आगे कमेंट इतने काफी हैं। अब हमारे पास में बेटा हम कल जो एलिवेटर पढ़ रहे थे, लिफ्ट, उसमें मैंने अभी आपको केवल इतना बताया था कि लिफ्ट की शक्ल देखते ही पेपर में हमें भावुक नहीं होना है ना, कि लिफ्ट देखें पुष्पेंद्र जी और हम भावुक हो जाएं कि लिफ्ट है तो भैया वेट बढ़ेगा और घटेगा ही, ऐसा नहीं है। लिफ्ट जो है उसमें अगर वो लिफ्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक नियत वेग के साथ चल रही हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता वेट में। अगर लगातार एक ही वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर जाए चाहे नीचे आए कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अगर लिफ्ट जो है वो एक्सिलरेट करते हुए ऊपर की तरफ जाए, मान लो आप जिस लिफ्ट में है और वो लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सिलरेट कर रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी भी जीरो थी और ऊपर की तरफ को उसकी वेलोसिटी जो हो रही है जीरो से 1 2 3 4 5, तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ को एक्सिलरेट करती है तो हमने कल पढ़ा था उसके अंदर खड़ा व्यक्ति अपना शरीर हल्का महसूस करता है, ठीक है। और जब लिफ्ट नीचे की तरफ को आती है, नीचे एक्सिलरेट करते हुए आएगी, तो उसके अंदर खड़े व्यक्ति को अपना वेट कम महसूस होता है। और लिफ्ट का तार टूट जाए और लिफ्ट फ्री फॉल करे, मुक्त रूप से गिर जाए, तो उसके अंदर खड़े व्यक्ति को वेट होता है जीरो। अब हम समझते हैं कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है एक्सिलरेट करते हुए, तो उसके अंदर खड़े व्यक्ति को अपना वेट ज्यादा महसूस क्यों होता है? भाई वेट होता है mg। तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है यानी कि व्यक्ति को mg से ज्यादा वेट महसूस हो रहा है। लिफ्ट नीचे आ रही है तो वेट होता है mg, यानी कि mg में से कुछ घटेगा तभी तो वेट कम लगेगा। अब आप थोड़ा सा और अच्छे समझना वेट का पंगा क्या होता है, उसे ध्यान समझो। जैसे बेटा मान लो मेरे पास एक ये वेइंग मशीन है और आप इसके ऊपर जाके खड़े हो गए, तो सबसे पहले समझो कि जो वेइंग मशीन जो है, जो तराजू है जिसके ऊपर आप खड़े हैं मशीन के ऊपर, ये मेजर क्या करता है? देखो बेटा, जैसे हम वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होंगे तो हम सभी को पता है कि हम सबके ऊपर धरती माता एक फोर्स लगाती है। धरती एक फोर्स से हमें अपनी तरफ को खींचती है और धरती हमारे ऊपर जो फोर्स लगाती है फोर्स होता है एम में, लेकिन अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसे हम कहते हैं जी। तो यानी जो धरती हमारे ऊपर फोर्स लगाएगी वो होता है एम जी। तो धरती जितने फोर्स से हमें अपने केंद्र की तरफ खींचती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो पृथ्वी के द्वारा हमारे ऊपर बल लगाया जाता है एम जी के बराबर। अच्छा, जैसे बेटा मैं इस वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हूं, इस सरफेस के ऊपर खड़ा हूं, तो अभी भी आप देखो, आप ऐसे खड़े हो जाओ तो आपके पैरों के नीचे जमीन होगी, तो आप धरती पे फोर्स लगा रहे हो, नीचे की तरफ को खींच रहे हो। और हमें पता है कि भैया जब आप धरती पे फोर्स लगाओगे, धरती को किस, जब आप धरती के ऊपर खड़े होंगे, धरती आपको एक फोर्स से नीचे की तरफ को खींच रही है ना, अपने सेंटर की तरफ को खींच रही है, तो वो तो हो गया एम जी। दूसरा बेटा, आप जिस सरफेस के ऊपर खड़े हो वो सरफेस बुरा मान जाता है, कहला भाई साहब मेरे ऊपर क्यों खड़े हो, साइड में हो जाओ। आप साइड में खड़े हो गए, अब जहां पे पहुंच गए अब वो बुरा मान जाएगा, मेरे ऊपर क्यों खड़े हो गए, अब साइड में हो जाओ। तो बुरा मान के करेगा क्या, आपके ऊपर एक फोर्स लगाएगा सरफेस, तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो आप जिस सरफेस के ऊपर खड़े हैं उस सरफेस की आपके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी कार्य करती है, एक नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो यानी कि जब आप जमीन पर खड़े हैं तो एक बेटा सरफेस आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा रहा है, कि आपकी बॉडी पे लग रही है नॉर्मल रिएक्शन, और एक धरती एक फोर्स आपको अपने केंद्र की तरफ को खींच रही है, वो क्या होता है एम जी। अब देखो, हम सभी को पता है कि बेटा जो नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है सेकंड लॉ से, वो होता है एफ इजगल टू एम में। अब आपके ऊपर एक फोर्स लग रहा है ऊपर, एक लग रहा है नीचे, तो नेट फोर्स इन दोनों के डिफरेंस से आएगा, ठीक है। तो अब आप रुके हुए हैं जमीन के ऊपर, ना आप ऊपर भाग रहे हैं नीचे भाग रहे हैं, तो कोई सा भी
फोर्स को ले लो, चाहे आर माइनस एम जी लिख लो, चाहे एम जी माइनस आर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी। तो नेट फोर्स क्या आएगा, आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो बेटा अभी तो आप रुके हुए, आपका एक्सेलरेशन 0 है तो 0 हो गया, तो रिएक्शन क्या आ गई, एम जी के बराबर। तो एक्चुअल बेटा जब भी आप किसी वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं ना, वो वेइंग मशीन एक्चुअल में जो नॉर्मल रिएक्शन आपकी बॉडी पे लगा रही है, वो जो लंबवत प्रतिक्रिया आपकी बॉडी पे लगा रही है, तो वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करती है। पर वो नॉर्मल रिएक्शन अगर आप देखो, जब आप उसके ऊपर खड़े हो, नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि हमारा वेट mg है। हालांकि जो वेइंग मशीन में जो रीडिंग आएगी, वो वेइंग मशीन क्या करती है, जो नॉर्मल रिएक्शन उसने आपके शरीर पर लगाई, वो तो नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करती है। तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि हमारा वेट जो है वो mg है। तो ये क्या करती है बेटा, रीडिंग जो होती है वेइंग मशीन की, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, जो तराजू की जो रीडिंग होती है, वेइंग मशीन की जो रीडिंग है बेटा, वो क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन, लंबवत प्रतिक्रिया को मेजर करती है वो। अब ये नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर, यानी कुल मिला के समझो कि हमारा जो वेट है वो जिस सरफेस पर हम खड़े हैं उसके नॉर्मल रिएक्शन है, और वो नॉर्मल रिएक्शन mg है तो हम कह देंगे हमारा वेट mg है, और नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस कुछ है तो हम कह देंगे कि हमारा वेट mg प्लस कुछ महसूस होगा, और नॉर्मल रिएक्शन mg माइनस कुछ है तो हमारा वेट उतना महसूस होगा। तो एक्चुअल में हमारा जो वेट है वो सतह की नॉर्मल रिएक्शन होता है, वो mg के बराबर है। तो मान लो आपका मास 70 किलो है, जी की वैल्यू 10, तो एक्चुअल में 700 न्यूटन आपका वेट हुआ। अब बेटा जो मशीन है वेइंग मशीन, वो एक्चुअल में 700 न्यूटन को मेजर करती है, पर एक आम आदमी कंफ्यूज ना हो, उसकी रीडिंग फिर आपको दिखाई जाती है केजी में, 70 केजी। तो एक्चुअल में जो वेइंग मशीन है वो नॉर्मल रिएक्शन को पहले कैलकुलेट करती है, तो उसने नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट की, तो नॉर्मल रिएक्शन मान लो क्या है 700 न्यूटन, तो 700 न्यूटन वो जी की वैल्यू 10 से भाग करके फाइनली जो आपको वहां पर दिखता है ना 70 दिखता है, वेइंग मशीन में जो रीडिंग दिखती है, वो फिर आपको अल्टीमेटली एम की रीडिंग दिखती है। तो जो केजी में होता है वो एम होता है, और फोर्स होता है न्यूटन में, तो हमारा वेट होता है एक्चुअल में न्यूटन में। ऐसे आप किसी वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो गए, वेइंग मशीन ने देखा कि भाई नॉर्मल रिएक्शन जो है उसने 900 न्यूटन की लगाई, पर वो शो करेगी 90 केजी ना, क्योंकि हम जनरली किलोग्राम में ज्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए ऐसा होता है। तो कोई भी जो वेइंग मशीन है वो आप समझेंगे कि वो नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है। यानी आज का जब भी हम वेट देखेंगे, एक्चुअल में वेट हम कितना महसूस करते हैं, उसके लिए सतह की लंबवत प्रतिक्रिया जिम्मेदार है। अब आप लिफ्ट का केस समझने के लिए हो चुके हैं लायक। अब देखो, हमें इतना दिमाग में रखना है कि हम क्या वेट महसूस करेंगे, क्या भार महसूस करेंगे, उसके लिए नॉर्मल रिएक्शन है इंपॉर्टेंट। अब बेटा आप एक खड़े हैं किसी के अंदर, एक आप लिफ्ट में खड़े हैं, और लिफ्ट से एक केबल बंधा हुआ है, और ये जो केबल है, ये लिफ्ट जो है ए एक्सिलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, ए एक्सिलेट करते ऊपर की तरफ जा रही है। अब देखो इसके अंदर जो व्यक्ति खड़ा है, धरती उस पर एक फोर्स लगाएगी mg नीचे की तरफ, लिफ्ट की नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर की तरफ, और लिफ्ट ए एक्सिलरेशन से ऊपर जा रही है। तो हम सभी को पता है कि जो हमारे पास में जो नेट फोर्स है वो होता है F इजगल टू ma के बराबर, है ना, F इजगल टू ma के बराबर है। तो हमें यहाँ पे नेट फोर्स निकालना है। अब बेटा देखो, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो हम ऊपर वाले फोर्स को बड़ा मानेंगे, तो हम यहाँ पे नेट फोर्स निकालेंगे R माइनस एम जी। अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही होती तो हम mg माइनस आर कर देते, तो यहाँ पे हमारे पास नेट फोर्स क्या हो जाएगा, R माइनस एम जी। और ये किसके बराबर बेटा, लिफ्ट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो उसके अंदर खड़ा व्यक्ति भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, तो R माइनस एम जी हो गया ma के बराबर, तो R की वैल्यू होगी mg प्लस ma। तो हमारा जो बेटा वेट होता है वो क्या आता है, सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन। नहीं, जब लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है तो इस समय जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg नहीं है, वो mg प्लस ma है। यानी अगर आप जमीन के ऊपर खड़े हैं, अगर आप जमीन के ऊपर खड़े हैं तो नॉर्मल रिएक्शन तो mg के बराबर होती है। तो अगर आप सरफेस पे खड़े हैं, जमीन पे खड़े हैं, तो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन mg लगा रहा है, तो हमारा वेट mg है। लेकिन जब लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो नॉर्मल रिएक्शन है mg प्लस ma। अब सोचो mg में कुछ जुड़ रहा है, यानी जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करते हुए जाएगी तो आपको अपना वेट mg महसूस नहीं होगा, mg प्लस ma महसूस होगा। तो यानी कि अगर आपको mg में कुछ चीज जुड़ रही है, अगर mg में कुछ चीज जुड़ रही है, तो इसका मतलब बेटा क्या है कि आपको अपना वेट क्या लगेगा, ज्यादा। तो लिफ्ट के अंदर खड़े व्यक्ति को अपना भार, अपना वेट ज्यादा क्यों लगता है, क्योंकि लिफ्ट में जब लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जाए तब आपको अपना जो वेट महसूस होगा वो mg महसूस नहीं होगा, mg प्लस ma महसूस होगा। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन कह सकता है वो कि एक व्यक्ति 60 किलोग्राम का है, एक लिफ्ट में है, और लिफ्ट का अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो व्यक्ति को टोटल वेट कितना लगेगा, है ना। तो ये हम ऐसे निकालेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे आगे चल के। तो बेटा ये देखो, ये तो हमारा एक्चुअल वेट है mg, और ये ma क्या इसमें जुड़ रहा है, कि हमारा क्या हुआ
कि जब लिफ्ट एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी तो आपको अपना टोटल वेट कितना महसूस होगा। अगर पेपर में आ जाए कि टोटल वेट कितना महसूस होगा, mg प्लस ma। दूसरा, ये बेटा mg तो हमारा एक्चुअल में वेट होता ही है, ये m में जुड़ गया, यानी कि अगर मैं पूछा कि आपको एक्स्ट्रा वेट कितना महसूस होगा, एक्स्ट्रा वेट अगर खाली एक्स्ट्रा वेट पूछेगा तो ma, भाई mg तो एक्चुअल में है ही, तो mg में जो जुड़ा वही तो एक्स्ट्रा है। तो अगर एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो टोटल वेट कितना महसूस करेगा, mg प्लस ma। एक्स्ट्रा वेट कितना महसूस करेगा, ma के बराबर। अच्छा अगर बेटा यही लिफ्ट जो है अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही होती, इफ लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर बेटा लिफ्ट जो है वो नियत वेग से मूव कर रही होती, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, जीरो, यानी कि एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो। तो बेटा लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगी तो उसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये जो एक्स्ट्रा वेट है एम ए तो जीरो हो जाएगा, यानी कि अब आपका वेट फिर से कितना महसूस होगा, mg के बराबर। तो मैंने आपको ये तो बोला था कि अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए चाहे नीचे जाए आपको वेट में कोई फर्क लगेगा ही नहीं, क्योंकि जब लिफ्ट बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी नियत वेग से ऊपर जाएगी तो आपका त्वरण जो होगा वो शून्य होगा। तो यानी कि फिर से आपको अपना वेट mg ही महसूस होने लगा, यानी लिफ्ट ऊपर जाए और वो एक्सेलरेट करते हुए जाए तो आपको टोटल वेट लगता है mg प्लस ma। लेकिन लिफ्ट ऊपर ही जाए, लिफ्ट ऊपर की तरफ को ही जाए लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से नियत वेग से, तो त्वरण हो जाएगा शून्य, तो फिर से आपको अपना वेट उतना ही महसूस हो रहा जितना एक्चुअल में था। अच्छा दूसरी चीज यहां देखेंगे क्वेश्चन और बेटा इसी केस में हम एक काम करें, एक व्यक्ति है, इसका वेट mg नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। अब बेटा हमारे जो लिफ्ट है ना ये अब ए एक्सिलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है, अगर लिफ्ट अब एक्सिलेट करते हुए नीचे की तरफ आए तो क्या होगा। हम सबको पता है कि जो नेट फोर्स होता है वो होता है ma के बराबर। अगर बेटा लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो इस बार नीचे वाले फोर्स को बड़ा मानेंगे, तो नेट फोर्स होगा mg माइनस आर। ये किसके बराबर हो गया, ma के, तो r किसके बराबर आ जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा mg माइनस ma। यदि बेटा लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो आपको अपना जो टोटल वेट महसूस होगा, जो आपको अपना टोटल वेट लगेगा वो लगेगा mg माइनस ma। तो नॉर्मली जब हम सड़क पर खड़े होते हैं तो हमारा वेट तो mg है, अब इस mg में से कुछ घट रहा है यानी आपको अपना वेट क्या लगेगा, कम महसूस होगा, तो mg माइनस ma महसूस होगा, यानी कि आपके वेट में लॉस हो गया कितना, mg तो एक्चुअल में ma घट रहा है, तो लॉस इन वेट। तो लिफ्ट जब नीचे की तरफ आएगी तो बेटा वेट में कितना लॉस हो जाएगा, ma के बराबर। यानी लिफ्ट ऊपर जाए तो mg में ma जुड़ता है तो उतना वेट एक्स्ट्रा लगेगा, लिफ्ट नीचे आए तो mg में से ma घटता है तो इतना आपको लॉस हो रहा है। और इस वाले केस में भी इफ वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज कांस्टेंट, अब बेटा लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि फिर से वेट कितना लगेगा, mg के बराबर ही लगेगा। यानी जब लिफ्ट ऊपर गई थी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो वेट कितना महसूस हो रहा था, mg के बराबर। लिफ्ट नीचे आ रही है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेट कितना महसूस हो रहा है, mg के बराबर, और mg तो हमारा नॉर्मली वेट होता ही है। यानी लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी भी तरीके का, और आपको अपना वेट उतना ही लग रहा है। लेकिन जब एक्सिलरेशन है तो ऊपर जाते समय वेट mg प्लस ma आया था और नीचे आते समय mg माइनस ma आया था। ये केस सेकंड है। तो बेटा पहले उतार लो इन सबको, ठीक है। तो पहले अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा तो एक मिनट के लिए मैं पहले ही खोल देता हूं, इसे उतार लेंगे कि ऊपर जाने वाली इक्वेशन लिख लेंगे, एक्सेज वेट लिख लेंगे, फिर आएंगे उसमें।
लिख लिया, अभी वाला लिख लो। जब बेटा लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो एम जी माइनस एम में टोटल वेट होगा, लॉस कितना हो जाएगा, एम ए के बराबर। ठीक है, अब इसमें बेटा आएंगे केस थर्ड। ये बेटा हमारे पास एक लिफ्ट है, आप इसमें खड़े हैं। बेटा इस लिफ्ट का जो केबल अगर ये ब्रेक हो जाए, इफ केबल ब्रेक्स, अगर केबल टूटता है तो बेटा कंडीशन हो जाएगी फ्री फॉल की, मुक्त रूप से गिरना। बेटा अगर लिफ्ट जो है, अगर इसका केबल ब्रेक हो जाए, लिफ्ट का केबल ब्रेक हो गया, आर क्या है शुरू से क्लास देखो पता चल जाएगा आर क्या है। अभी बेटा हमारे पास में एक लिफ्ट है, इसे एक केबल ने पकड़ा हुआ था। ठीक, अब जो केबल है जो इस लिफ्ट को नीचे की तरफ लेके आ रही है, ये से ऊपर की तरफ खींच रही है, अगर ये केबल ही टूट जाए तो केबल टूटने में क्या होगा, लिफ्ट ऐसे गिरेगी, फ्री फॉल होगा। यानी लिफ्ट का जब केबल टूटेगा तो भी लिफ्ट नीचे की तरफ ही गिरेगी ना। जैसे हमने पिछले वाला केस पढ़ा कि लिफ्ट एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है तो जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, जो लंबवत प्रतिक्रिया लगेगी इस व्यक्ति के ऊपर, सतह की जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, जो नॉर्मल रिएक्शन तो हमारा वेट होता है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एम जी माइनस एम ए के बराबर है। तो बेटा जब लिफ्ट टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, तो भी लिफ्ट नीचे गिरेगी। पर इस वाले केस में आपको पता है कि जब लिफ्ट का केवल ब्रेक हो जाएगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा ना वो जी के बराबर हो जाएगा। जब लिफ्ट का तार टूट जाएगा तो लिफ्ट नीचे क्यों गिर रही है, केवल ग्रेविटी की वजह से। अब उसके साथ कोई तार नहीं बंधा, कोई डंडा नहीं फिक्स है। जब भी कोई चीज फ्री फॉल करती है, मुक्त रूप से गिरती है, तो उसका एक्सेलरेशन तो जी के बराबर होता है। यानी कि लिफ्ट, हमें क्या पता चल रहा है कि जब लिफ्ट केबल टूटेगा तो लिफ्ट नीचे आएगी और उसका एक्सेलरेशन भी फिक्स है कि वो जी के बराबर होगा। तो बेटा जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो जो नॉर्मल रिएक्शन लगती है वो क्या होती है, एम जी माइनस एम ए के बराबर। लेकिन जब केबल ब्रेक हो गया तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जब फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन होता है जी, तो एम जी से एम जी कट गया तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो। तो अगर बेटा किसी व्यक्ति के ऊपर जिस सरफेस के ऊपर आप खड़े हैं उस सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, हमारा वेट। भाई मैंने कहा कि आप जिस सरफेस पे खड़े हैं वो सरफेस जितना नॉर्मल रिएक्शन, जितना लंबवत प्रतिक्रिया आपके ऊपर लगाएगा उतना ही वेट आप महसूस करेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो, सरफेस की रिएक्शन जीरो है, तो आपको अपना वेट महसूस ही नहीं होगा। यानी एक्चुअल में क्या होगा, अगर मैं मान लो कभी किसी लिफ्ट में खड़ा हूं और इस लिफ्ट का तार अचानक से ब्रेक हो जाए तो लिफ्ट फ्री फॉल करेगी, तो उस वाले केस में आपको अपना वेट पता महसूस क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके जो पैर है ना, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके पैर जस्ट जमीन को छोड़ने वाले हैं। आपको लगेगा जस्ट हमारे पैर जमीन को हटती रहे हैं और आपको लगेगा कि बस जैसे बस हवासी में ही हो, आपके पैर के नीचे जमीन खिसक गई हो, आपके पैर के नीचे जमीन है ही नहीं। आपके पैर जस्ट क्या करने लगेंगे, सरफेस को से पैर आपके हटना शुरू हो जाएंगे, हट रहे हैं आपके पैर सरफेस से। तो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं लिफ्ट में और मैंने कहा कि भाई अभी मैं खड़ा हूं आराम से जमीन के ऊपर खड़ा हूं, पूरा वजन मेरा जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है। अब जैसे अगर मेरे पैर जस्ट हटने वाले हो, अपने आप से मेरा शरीर जो है वो जमीन को छोड़ने वाला हो, तो मुझे अपने शरीर का भार महसूस ही नहीं होगा। तो आपको अपना बेटा जो वेट है वो क्या महसूस होगा, जीरो। आपको वेटलेसनेस महसूस होगी। तो आपको वेटलेसनेस, भारहीनता कब महसूस होती है, जब लिफ्ट का तार टूट जाए। क्योंकि लिफ्ट का तार टूटने पर नॉर्मल रिएक्शन जो सतह की आपके ऊपर है, जो लंबवत प्रतिक्रिया आपके ऊपर है, जिस सतह के ऊपर आप खड़े हैं उसकी नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी जीरो। और सरफेस की जो भी नॉर्मल रिएक्शन हमारे ऊपर होती है वो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन होती है वही हमारा वेट होता है। तो जिस सरफेस पर हम खड़े हैं वो सरफेस जितना भी नॉर्मल रिएक्शन, लंबवत प्रतिक्रिया हमारे ऊपर लगाता है उसे तुम वेट कह देते हैं। तो ध्यान से सुनते हो, नहीं गजाला तुम्हें या चलती हुई क्लास में से आगे तुम, तो जीरो। अच्छा अब बेटा इसमें केस 4 है, ये आप मुझे बताएंगे। ये बेटा जब हमने यहाँ पे भी केस लिया था कि लिफ्ट नीचे आ रही है और एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रही है, तो आपको अपना वेट कम लगेगा। तो यहाँ पे देख याद रखना कि जो एक्सेलरेशन है ना ये जी की वैल्यू से कम है। क्योंकि अगर वो एक्सेलरेशन जो है अगर ठीक जी के बराबर हो गया, मान लो आप किसी लिफ्ट को तार बंधा हुआ है, तार टूटा नहीं है, पर आप उसे नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं और उसका एक्सेलरेशन अगर आपने जी के बराबर कर दिया तो वेट तो आपको जीरो महसूस होने लगेगा, फ्री फॉल जैसी कंडीशन हो जाएगी। तो लिफ्ट जब नीचे आती है एक्सेलरेशन से तो एक्सेलरेशन जी से कम होता है वो। तो जितनी भी लिफ्ट है धरती पर, चाहे बुर्ज खलीफा में भी कोई लिफ्ट है, इन सबका एक्सेलरेशन जी की वैल्यू से कम होता है। अगर ठीक जी के बराबर एक्सेलरेशन कर देंगे तो सब लिफ्ट के अंदर खड़े व्यक्ति सबको अपने भारीनता महसूस होने लगेगी, लगेगा फ्लोट कर रहे हैं,
बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील करेंगे। तो उस लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4, 2, 1, 5 कुछ भी हो सकता है, पर वो कोशिश करते हैं कि जी से कम ही रहे। अब ऐसा भी नहीं कि 9.8 है जी की वैल्यू और एक्सेलरेशन कर दें 9.6 भी कर दें तो भी फिर बहुत ही कम वैल्यू बचेगी भाई, एम जी माइनस एम ए, तो एम तो कॉमन ही आ जाएगा, जी माइनस ए। तो अगर यहां पे अगर हम ए की वैल्यू जो है वो जी के बहुत ही नजदीक करेंगे तो भी तो बहुत ही कम वेट महसूस होगा। तो नॉर्मली एक्सेलरेशन जो है वो कम ही रहता है, एक्सेलरेशन जी की वैल्यू से काफी कम रहता है, 2-3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 4 का, ताकि आदमी बहुत ज्यादा हल्का वजन महसूस ना करे। अगर उसमें क्या कर दिया, एक्सेलरेट करा दिया आपने उसे ठीक जी के बराबर, तो अपना वेट महसूस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है जैसे फ्री फॉल के केस में, तो वेट महसूस होता है 0। अच्छा, हमने क्या किया, जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने क्या किया बेटा, इसमें एक व्यक्ति खड़ा था, एक व्यक्ति है, एक लिफ्ट में है ये, और ये लिफ्ट बेटा नीचे तो आ रही है ए एक्सेलरेशन से, और इसका एक्सेलरेशन अगर हम क्या करें जी की वैल्यू से भी ज्यादा कर दें तो क्या होगा, यानी हम लिफ्ट को नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं और हमें पता है कि अगर वो एक्सेलरेशन ठीक जी के बराबर हो गया तो व्यक्ति को अपना वेट 0 महसूस होगा, उसे लगेगा कि उसके पैर जमीन को जस्ट छोड़ने वाले हैं। पर हमने क्या किया, जी छोड़ो, हमने जी से भी ज्यादा कर दिया, मतलब लिफ्ट नीचे आ रही है उसका एक्सेलरेशन कर दिया हमने 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब क्या होगा ये आपको बताना है। अगर एक्सेलरेशन हम लिफ्ट नीचे की तरफ आए और एक्सेलरेशन जी से भी ज्यादा कर दें तो क्या होगा। हम्म ये कह रहा है जी ऐसा हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, ये कैसे बदतमीजी कर रहे हो, कह रहा है जैसे नहीं हो सकता। मान लो हमने जो लिफ्ट के साथ जो हमने केबल बांध रखा है वो केबल किसी मशीन से जुड़ा हुआ है, तो जिस मशीन की ताकत से लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है, हमने बहुत मशीन पावरफुल लगा दी और हमने क्या किया, ये 20वें फ्लोर पर है ये लिफ्ट, और इस लिफ्ट को 20वें फ्लोर से नीचे लेके आ रहे हैं और इसे एक्सीलेट करा दिया जी से भी ज्यादा है, तो पता क्या होगा, जब बेटा लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, एम जी माइनस एम में। तो यहां से अगर मैं m कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा, g माइनस ए। अब आप एक चीज देखो, हम लिफ्ट को जब नीचे लेके आ रहे हैं तो उसका जो एक्सेलरेशन हमने g की वैल्यू से भी ज्यादा कर दिया, तो g छोटा है a बड़ा है, यानी कि जो रिएक्शन आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव रिएक्शन मतलब पता क्या है बेटा, जब रिएक्शन 0 थी तो जस्ट आपके पैर जमीन को छोड़ने ही वाले थे, जस्ट छोड़ने वाले थे। अब रिएक्शन आ गई आपकी नेगेटिव, तो नेगेटिव रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि आपके पैर छोड़ेंगे नहीं, आपके पैर जस्ट छोड़ने वाले नहीं है, 0 पर जब रिएक्शन 0 थी तो जमीन को छोड़ने वाले थे, रिएक्शन आके नेगेटिव, टका सर आपको जाके लगेगा छत पे, तो आपका जो सर है वो छत पे जाके लगेगा। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप जिस लिफ्ट में हैं और वो लिफ्ट का तार टूट जाए तो उसका एक्सेलरेशन ठीक जी के बराबर होगा, जी के बराबर, तो आपको बस ऐसा लगेगा कि जैसे आपके पैर जो है वो जमीन को छोड़ने वाले हैं, आपको अपना वेट 0 महसूस होगा। अब आप क्या होगा बेटा
कि अगर एक्सेलरेशन जी से ज्यादा कर दे तो रिएक्शन होगी निगेटिव, यानी आपका वेट अब नेगेटिव वेट हो गया आपका। जब आपका वेट पॉजिटिव है तो आप जमीन आपको अपनी तरफ को खींच रही है, पॉजिटिव वेट इसमें, नेगेटिव वेट में दूर फेंक के मारेगी, यानी कि आपका जो सर है वो किस पे जाके लगेगा, लिफ्ट की छत पे जाके लगेगा। तो किसी व्यक्ति का जो सर है वो लिफ्ट की छत पे तब जाके लगता है अगर वो लिफ्ट नीचे आ रही हो पर उसका एक्सेलरेशन जी की वैल्यू से भी हम ज्यादा कर दें। लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो, उसका एक्सेलरेशन ठीक जी के बराबर करेंगे तो वेट आपको जीरो लगेगा, क्योंकि सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन वहां पे जीरो है, तो रिएक्शन जीरो है तो वेट भी आपको जीरो लगेगा। लेकिन रिएक्शन अगर नेगेटिव हो गई तो इसका मतलब क्या है कि अब आपके जो पैर है जो जमीन को जो छोड़ने ही वाले थे जीरो रिएक्शन पे, अब वो जाके ऊपर लगेंगे। अरे बात समझ में, क्योंकि बेटा हमने जो ऊपर वाली डायरेक्शन है ना यहाँ पे नेगेटिव ले रखी है, नीचे वाली पॉजिटिव ले रखी है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि अगर आप देखो हर केस में कि भाई यहाँ पे देखो ये एक व्यक्ति खड़ा है लिफ्ट में, तो इसका नीचे वाला वेट क्या है mg और माइनस आर, तो नीचे वाला जो वेट हमने लिखा वो mg लिखा प्लस और ऊपर वाला r लिखा नेगेटिव, क्योंकि हम नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, ऊपर वाले को नेगेटिव मान रहे हैं, तो रिएक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो यानी कि आपका जो वेट है नेगेटिव हो गया, तो अब आपका जो शरीर जब वेट पॉजिटिव होता है तो जमीन आपको अपनी तरफ को खींचती है, नेगेटिव वेट में समझो कि दूर फेंक के मारेगी। तो इसमें इससे ज्यादा केस नहीं बन सकते, यही केस बनेंगे। दोबारा समझेंगे, अगर आप किसी लिफ्ट में खड़े हैं तो उस लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति जो है, उस लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति जो है अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाए तो उसके अंदर खड़े व्यक्ति को अपना वेट लगता ज्यादा है mg प्लस एम ए। लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आए तो वेट लगता है mg माइनस एम ए। यहाँ पे हमने मान रखा है कि जो ए की वैल्यू है जी से कम है, लिफ्ट नीचे आ रही है, अगर उसका एक्सेलरेशन ठीक जी के बराबर आ जाए तो रिएक्शन होगी जीरो। लिफ्ट नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन अगर जी से ज्यादा आ जाए तो रिएक्शन होगी नेगेटिव। तो इसमें हमें वेटलेसनेस लगती है, भारहीनता, वेटलेसनेस भारहीनता, यानी कि भार आपको लगेगा ही नहीं, या भार में कमी आएगी या भार बढ़ेगा और या कमी होते होते जीरो ही हो जाएगा और रिएक्शन नेगेटिव, यानी कि आपका जो सर है वो लिफ्ट की छत पे जाके चिपक जाएगा। ठीक है, ये केस बनेंगे। अरे लिफ्ट से बाहर कैसे निकलेगा आदमी और लिफ्ट की छत में आके लग जाएगा, लिफ्ट क्या खुली थोड़े ना ऊपर से, लिफ्ट से बाहर निकल जाएगा। खुली लिफ्ट देखी तुमने कि ऊपर से लिफ्ट खुली हुई हो, जो बाहर निकल जाएगा वो, तो उसका सर जो है वो लिफ्ट की छत पे जाकर टक्कर मारेगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम कुछ क्वेश्चन देखें, अभी मैंने कौन से वाली क्लास में कराए थे क्वेश्चन, ये 2 में है कि 3 में भी मैं करा रहा था ना रात को, जो यूट्यूब पे करा रहा हूँ क्लास, तो उसमें देखता हूँ 2 नंबर में है कि 3, कुछ क्वेश्चन अगर मिल जाए लिफ्ट के हमें। ऐसे क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि एन एलिवेटर वेइंग 6000 kg इज पुल्ड अपवर्ड बाय केबल with an acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टेकिंग g to be 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द टेंशन इन द केबल। बेटा देखो, ये जो हमारे पास जो ये एलिवेटर है, जो लिफ्ट है, ये केबल इसे ऊपर की तरफ खींच रहा है और कितना एक्सेलरेशन से 5, तो कह रहा है केबल में टेंशन कितनी होगी। तो बेटा केबल में टेंशन जो होती है ना वो होगी, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो mg प्लस एम ए के बराबर। जैसे व्यक्ति जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर जाते समय आपको अपना वेट कितना महसूस होता है, mg प्लस एम ए। ऐसा अगर वो पूछ ले कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो लिफ्ट के जो केबल है, जो तार है, उसमें कितनी टेंशन, कितना खिंचाव पैदा होगा, mg प्लस एम ए के बराबर। भाई आप एक चीज समझो, जैसे मान लो यहाँ पर एक धागा है और मैं यहाँ पे एक पत्थर बांध दूं, तो इस पत्थर का बेटा वेट mg काम करता है नीचे की तरफ, मान लो अभी बिल्कुल ये ऐसे ही लटका हुआ है आराम से, तो इसका बेटा पत्थर का वेट mg नीचे काम करेगा। और टेंशन जो होती है ना, टेंशन हमेशा होती है अवे फ्रॉम बॉडी, बॉडी से दूर। तो इस धागे में जो टेंशन होगी, बॉडी देखो, बॉडी से दूर ये होगी टेंशन। तो बेटा टेंशन अगर ये अभी यहाँ पे ये ऊपर नीचे नहीं हिल रहा है, मान लो बस धागे में पत्थर बंधा हुआ है, तो ये टेंशन किसके बराबर है, mg के बराबर। तो बेटा टेंशन जो पैदा होती है रस्सी में, वो इस चीज के बराबर होती है कि कितना वेट है ऑब्जेक्ट का। तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो टोटल वेट क्या हो जाता है, फिर mg प्लस एम ए हो जाता है, तो टेंशन भी mg प्लस एम ए के बराबर हो जाएगी। तो जैसे आपने ऊपर नीचे आने पर लिफ्ट में आपने वेट पढ़ा था ना, सेम यही काम आप केबल में भी करेंगे। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो केबल में टेंशन क्या होगी, mg प्लस एम ए। अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन से ऊपर जाए,
अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जाए तो केबल में टेंशन होगी एम जी माइनस एम में होगी। और अगर लिफ्ट का तार ही कभी ब्रेक हो जाए तो टेंशन लिफ्ट में, भाई जब तार ही टूट जाएगा तो वो तो अब ऐसे लटक रहा होगा, उससे कुछ ही बंद ही नहीं है, तो उसमें टेंशन कितनी हो जाएगी, 0। अब यहां देखो, एलिवेटर जो है वो 6000 किलोग्राम का है, ऊपर एक केबल उसे खींच रही है 5 के एक्सेलरेशन से, तो आपको बताना टेंशन। तो जब ऊपर जाएगा तो एम जी प्लस एम में टेंशन महसूस होगी, तो एम ले लो कॉमन, तो हो जाएगा जी प्लस ए। एलिवेटर का मास कितना है, 6000 किलोग्राम। जी की वैल्यू कह रहा है कि 10 ले लो, एक्सेलरेशन दे रखा है 5, तो 10 और 5 कितना हो गया, 15। तो 15 6 का 90 और 3 जीरो ये, तो 90,000 न्यूटन। टेंशन, बेटा वेट जो होता है वो एक फोर्स होता है, तो उसे न्यूटन में नापते हैं, ऐसे टेंशन भी एक फोर्स है, तो उसे भी किस में नापेंगे, हम न्यूटन में। तो 90,000 न्यूटन जो है ये हमारा फोर्थ आंसर आ गया। पेपर में नॉर्मली या तो आपसे कहेगा कि जिसमें अगर आदमी खड़ा होगा जब लिफ्ट में तो उस आदमी का वेट पूछ लेगा, तो ऊपर जाते समय एम जी प्लस एम में, खाली एलिवेटर ऊपर नीचे जा रहा है तो केबल की टेंशन पूछ लेगा। सेम फॉर्मूला है, ठीक है, ये सबका ठीक भी है। एक ही करो, ये करना। क्वेश्चन नंबर 19। पिंकू भाई एक ही बार कमेंट किया करो, बार बार मत किया करो। अंकिता, अभिषेक, करो बेटा ये क्वेश्चन सभी। जैसे हमारे पास में आ रहा है, अब आप समझ गए होंगे। इन्होंने क्या लिखा है, द रोप ऑफ लिफ्ट ब्रेक सडनली द टेंशन एग्जर्टेड बाय द सरफेस ऑफ द लिफ्ट। बेटा अभी तो मैंने बताया, आप एमजी क्यों लिख रहे हो, भाई जब कोई लिफ्ट है वो जिस केबल से बंधी हुई है, अगर ये तार ही टूट जाएगा तो तार तो ऐसे लटक जाएगा ये, तो इसके अंदर तो टेंशन 0 होगी। ये बता, कोई बच्चे एमजी बता रहे हैं, बताने के बावजूद भी अभी मैंने आपको इससे पहले ये क्वेश्चन में बताया, देखो यहां लिखा भी है मैंने, कहां गया क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन में यहां पे लिखा भी मैंने कि भाई लिफ्ट अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी तो टेंशन पैदा होगी एम जी प्लस एम में, ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगी तो केबल में टेंशन होगी एम जी माइनस एम में, और उसका तार ही ब्रेक हो जाएगा तो टेंशन 0 होगी। तब भी एम जी लिख दे रहे हो यार तुम, है सही है भाई तुम्हारा। ये करो, क्वेश्चन नंबर 23। रूपक, राजीव, रामपाल, बादल, हीरामणि, संजू, सब करेंगे ट्राई।
कर लिया भाई सभी ने? हम्म। निहित, बीबी नायडू, अंकिता, टिंकू, बादल। इसने लिखा है ए लिफ्ट ऑफ मास 1000 kg is moving with an acceleration of 1 meter per second square in the upward direction. Tension developed in the string which is connected to the lift. 1000 किलोग्राम की लिफ्ट ऊपर की दिशा में जा रही है, तो बेटा टेंशन होगी mg प्लस एम ए के बराबर। तो m ले लो कॉमन, तो g प्लस ए आ गया ब्रैकेट में, ये कितना आ गया 1000। देखो जी की वैल्यू बेटा यहाँ पे 9.8 लेना। जब भी ऑप्शन में आपको 9800 दिख रहा हो ना ऐसे, तो समझ जाना कि उसने जी की जो वैल्यू है वहां पे 9.8 लेके सोल्व कर रखा है क्वेश्चन। तो 9.8, और एक्सेलरेशन कितना है, एक का। तो 1000 9.8 में जोड़ेंगे तो 10.8 आएगा। तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 10,800 न्यूटन। तो सी इसका ऑप्शन है। तो जी की वैल्यू अगर आपने 10 लेके सोल्व किया तो 11,000 आएगा। अब देखो थोड़ा सा कई बार क्या होता है, वो तो आपको पेपर में जी की वैल्यू खुद से देता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में दी थी 10 यूज कर लो। अगर वो 10 खुद से नहीं दे रहा है ना, और दो ऑप्शन ऐसे आ रहे हो कि एक जी की वैल्यू 9.8 मान के तो आंसर ये आ रहा है, और जी की वैल्यू 10 मान के ये आ रहा है, तो ज्यादा बढ़िया वो है जो जी की वैल्यू 9.8 मान कर आए। 10 तो हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। तो अगर ऑप्शन में कहीं आपको 9800 दिख रहा हो, 9800 का दुगना दिख रहा हो आपको, है ना, तो जनरली फिर आप 9.8 लेकर सोल्व किया करो। अगर ऑप्शन दूर दूर के हो ना तो तब सीधा 10 लेके सोल्व कर लिया करो, पर ये नजदीक नजदीक ऑप्शन है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक ही करो। ये कह रहा है इन एन एलिवेटर मूविंग वर्टिकली अप विद एन एक्सेलरेशन जी, द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द फ्लोर बाय ए पैसेंजर ऑफ मास एम। तो उन्होंने जी के साथ एक लंबत ऊपर की ओर बढ़ रही लिफ्ट में द्रव्यमान एम के एक यात्री द्वारा फर्श पर लगाया गया बल कितना है, बताओ। हीरामणि, रूपक, ऋचा, पुष्पांजलि सब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। अंजू, नीतीश, दोनों के आंसर अलग अलग आए हैं भाई। निहित और संजू का आंसर मैच कर गया है। रामपाल, नायडू।
तो भाई ऑफिस से एक फोन आ गया था ना, तो लेना पड़ा मुझे वो। कह रहा कि इन एन एलिवेटर मूविंग वर्टिकली अप विद एन एक्सेलरेशन जी, द फोर्स एग्जिटेड ऑन द फ्लोर बाय पैसेंजर ऑफ मास एम। बेटा देखो, कोई भी पैसेंजर जो है वो कितना फोर्स लगाएगा फ्लोर पर, जितना उसका वेट होगा, है ना, तो उतना ही लगाएगा। तो फोर्स कैसे निकालेंगे हम, उसके वेट के बराबर एम जी प्लस एम ए के बराबर। और जो लिफ्ट है वो कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, जी एक्सेलरेशन से, तो एम जी में एम जी जुड़ जाएगा तो 2 mg हो जाएगा, है ना। फटाफट करते हैं, एक्चुअली में ये ना एक इंपॉर्टेंट कॉल थी तो इसलिए मुझे लेनी पड़ी। आपको 2-3 मिनट खराब हुए उसके लिए सॉरी। और एलिवेटर में तो बस यही क्वेश्चन होते हैं, और तो खैर क्या ही है इसमें, ठीक है। तो एलिवेटर में आप समझ गए कि जब भी एलिवेटर दिखे तो उसमें हमें ये करना ही पड़ेगा कि ऊपर लिफ्ट जा रही है mg प्लस एम में लगाओ, नीचे आ रही है mg माइनस एम में लगाओ, तार टूटने पर 0। ऐसे टेंशन निकालनी है केबल में, ऊपर जाते समय mg प्लस एम में लगाओ, नीचे आते समय mg माइनस एम में लगाओ, केबल टूटने पर टेंशन 0। बस याद रखना, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी कह दे, नियत वेग से लिफ्ट ऊपर या नीचे जाए, तो उस वाले केस में हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेट पे। तो वेट अगर आपका जब 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 लिफ्ट रुकी हुई थी, जो वेट आपका तब था mg, वही आपका बाद में भी रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब बेटा इसमें आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक हम लिखेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो बेटा, अभी तक जो हम मोशन पढ़ रहे हैं ना, उसमें हमारा ऑब्जेक्ट केवल एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कि आगे पीछे जा रहा है ना, या फिर अगर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है तो ऊपर नीचे जा रहा है। नहीं, हमारा ऑब्जेक्ट या तो एक्स एक्सिस में चल रहा है या वाई एक्सिस में चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमारे ऑब्जेक्ट एक प्लेन में चलेगा, एक तल में चलेगा, यानी कि वो एक्स एक्सिस की तरफ को भी में भी कुछ आगे बढ़ता हुआ दिखेगा और वाई एक्सिस में भी आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। जैसे आप खुद सोचो, जैसे मान लो अगर एक पार्टिकल बेटा केवल ऐसे जा रहा हो तो केवल वाई एक्सिस में ऊपर नीचे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है तो केवल एक्स एक्सिस में जा रहा है। लेकिन मान लो कि बेटा कोई पार्टिकल मेरा अगर यहाँ पे था और यहाँ पे चला गया, तो देखो एक्स में भी कुछ आगे बढ़ गया, इतना एक्स में आगे बढ़ गया, और पहले यहाँ पे था बिल्कुल, और वाई में इतना आगे बढ़ गया। तो इसे हम बोलेंगे कि वो प्लेन में चल रहा है, एक्स वाई प्लेन में, जहाँ पे एक्स एक्सिस की तरफ कोई बढ़े और वाई एक्सिस की तरफ कोई बढ़े। तो हम क्लास में क्या बात करेंगे कि अब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक प्लेन में, एक तल में आपको चलता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। जैसे बेटा ये हमारा एक ये सरफेस है, ग्राउंड है। अगर आप जमीन से किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर फेंक दें यू वेलोसिटी से, तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे जाएगा। तो बेटा जब कोई ऑब्जेक्ट को आप थीटा एंगल पर फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है उसे हम कहेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी तो होता है कि ग्रेविटी, देखो आपने कोई भी पत्थर या कोई भी बॉल ली, जिसे आपने इससे हिट किया, आपने फेंक के मारा, तो बस आप उसके ऊपर एक बार उसे फेंक के मारोगे, उसके बाद वो केवल ग्रेविटी की वजह से नीचे आए। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी तो रहेगा, लेकिन वो क्या करेगा बेटा, किसी एंगल पर फेंकेंगे उसे हम। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से फेंक दूं तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा कुछ ऐसे जाएगा और यहाँ पे जाकर टक्कर मारेगा। तो ये हमारा जो मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन है। किसी वस्तु को आप सीधे नीचे छोड़ दो तो फ्री फॉल है, केवल एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, फ्री फॉल। किसी ऑब्जेक्ट को सीधा आपने ऊपर फेंक दिया, थ्रो किया आपने, ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर फेंकेंगे तो वो ऑब्जेक्ट बेटा आपको आगे भी जाता हुआ दिखाई देगा। भाई यहाँ पे था और यहाँ पहुंच गया, एक्स एक्सिस में इतना आगे पहुंच गया, और वो आपको वाई एक्सिस में दिखेगा कि उसकी आपको देखो हाइट भी बढ़ रही है लगातार, फिर नीचे आते समय हाइट घट भी रही है। तो यानी यहाँ पे मोशन एक्स एक्सिस में भी हो रहा है और वाई में भी हो रहा है। तो इसमें मोशन जो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में एक प्लेन में, एक तल में होता है। अब आपने यू वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर फेंका, तो जहां से बेटा आपने इस ऑब्जेक्ट को फेंका और जहां पे जाके इसने पहली बार टप्पा खाया, फर्स्ट टाइम इसने जमीन को टच किया, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हमारी कहलाती है हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास, क्षैतिज परास, ठीक। और ये बेटा जो हमारा है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है बेटा, देखो हाइट तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर ये बिल्कुल बीचों बीच वाली क्या होगी, ये होगी हमारी मैक्सिमम हाइट। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को मैं आर से लिखूंगा और इस मैक्सिमम हाइट को लिखूंगा मैं एच से। ये अधिकतम ऊंचाई है,
मैक्सिमम हाइट। ठीक, तो एक हॉरिजॉन्टल रेंज आर और मैक्सिमम हाइट क्या बनी हमारी एच बनी। ठीक, अच्छा अब यहां पर पहले मैं आपसे 3 घिसे पिटे क्वेश्चन पूछूंगा और उसके बाद हम इसमें हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। तो पहले आसान से क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा अगर मान लो 2 बच्चे खड़े हो जाएं बगल बगल, अर्थ के ऊपर ही दोनों खड़े हुए हैं, और उन दोनों में शर्त लग जाए कि देखते हैं दोनों बॉल फेंकें किसकी बॉल ज्यादा दूर जाएगी। कई बार हमने बचपन में शर्त लगाते थे, जैसे बॉल ली वो बॉल फेंकते थे, देखते हैं किसकी बॉल ज्यादा दूर जाएगी। अब हमारे में शर्त लग गई, तो आप कहोगे किसकी बॉल दूर जाएगी, आप कहोगे सर सीधी सी बात है जो ज्यादा स्पीड से फेंकेगा। एक बच्चा फेंक की बॉल ऐसे रहा है तो उसकी गिर पड़ेगी पैरों के पास, और एक ऐसे फेंक रहा है तो उसकी दूर जाएगी। तो मामला सारा का सारा इस बात पर डिपेंड करेगा कि किसने ज्यादा स्पीड दी बॉल को ना, और स्पीड ज्यादा वही दे पाएगा ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो जो ज्यादा स्पीड से इसके हाथ से बॉल निकलेगी दूर जाएगी, और जिसके हाथ से कम स्पीड से निकलेगी उसके नजदीक गिर पड़ेगी। लेकिन अगर ये दोनों बच्चे सेम स्पीड से ही बॉल फेंके, पहले वाले बच्चे के हाथ से बॉल निकली 45 मतलब 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दूसरे वाला जो बच्चा है उसके हाथ से भी बॉल निकली 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब किसकी बॉल दूर जाएगी। अब ये बेटा मैटर करेगा कि आपने जमीन से एंगल कितना बनाया, फिर एंगल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर दोनों सेम ही स्पीड से बॉल फेंक रहे हैं तो फिर जो बेटा जमीन से 45 डिग्री के एंगल पे बॉल फेंकेगा उसे मैक्सिमम रेंज प्राप्त होती है। ये मैं प्रूव भी करूंगा फॉर्मूले से। अब याद रखना, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको क्षैतिज परास अधिक से अधिक मिले तो आपको बॉल किस एंगल पर फेंकनी चाहिए, 45। आप उतनी ताकत से बॉल फेंको 60 डिग्री पर, उतनी ताकत से फेंको 30 पर, उतनी ताकत से फेंको 45 पर, तो सबसे ज्यादा जो आपको रेंज प्राप्त होगी वो 45 डिग्री पे मिलेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए थीटा होना चाहिए बेटा 45 डिग्री। और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 45। अच्छा अब हमारे में शर्त लग गई कि हम सब बॉल ऊपर फेंकेंगे, देखते हैं किसकी बॉल ऊपर जाए। मुझे अभी भी याद है, जैसे पानी की टंकी नहीं होती, बहुत ऊंची से पानी की टंकी होती है, तो हमारे साथ एक लड़का था, पढ़ता मतलब गली में रहता था हमारे घर के बगल में, तरुण भटनागर करके। वो खड़े खड़े पानी की टंकी कितनी ऊंची होती है और वैसे बॉल फेंकता था, और वो बॉल जाके बिल्कुल उसके टच कर देता था वो छत पे, या हर बॉल उसकी छत के आसपास तो पहुंचती थी, और हमारी तो आधी भी नहीं पहुंच पाती थी ढंग से जब हम छोटे थे। हालांकि हमारे से थोड़ा सा तो वो बड़ा था, 2-3 साल एज में, और पूरी उसके जो स्ट्रक्चर था, बॉडी स्ट्रक्चर, वो पूरा एकदम एथलीट वाला था। अब हालांकि वो अभी है एसएसबी जो होता ना, ये सशस्त्र सीमा बल, उसमें ऐसा ही था। अब तो खैर शायद प्रमोशन हो गया होगा उसका, काफी साल पहले, 10 साल हो गए उसे लगे हुए। तो अब हमारे में शर्त लगी भाई बॉल किसके ऊपर जाएगी, भाई जिसके हाथ से ज्यादा स्पीड से बॉल निकलेगी उसकी तो ऊपर जाएगी। हम फेंक ही मान लो बॉल ऐसे रहे हैं और वो ऐसे फेंक रहा है तो उसकी बॉल ऊपर जाएगी। पर अगर हम दोनों सेम स्पीड से ही बॉल फेंके, अब किसके ऊपर जाएगी, अगर स्पीड सेम दे फिर एंगल मैटर करेगा। तो फिर जो जमीन से 90 डिग्री का एंगल बना के बॉल फेंकेगा उसकी बॉल ज्यादा दूर जाएगी। आपको भी ट्राई करना, आप कभी ना ऐसे बॉल लेना, आप अपने से बॉल फेंकना ऐसे, तो उतनी ऊपर नहीं जाएगी। जब बिल्कुल आप ऐसे फेंकते हो ना, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना के, अगर आप दोनों केस में आपने सेम स्पीड दी, ऐसे फेंकते समय भी उतनी स्पीड दी और ऐसे फेंकते समय भी सेम स्पीड दी, फिर जब जमीन से 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तो आपकी बॉल ज्यादा ऊपर जाएगी। तो फॉर मैक्सिमम हाइट, अधिकतम हाइट प्राप्त करने के लिए, फॉर मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा होना चाहिए 90। ये बेटा एंगल देखो तभी मैटर कर रहे हैं अगर हम सेम स्पीड की बात करें। ये नहीं कि एक बंदा 90 डिग्री बॉल फेंक तो रहा पर फेंक रहा है टुच्ची सी स्पीड से ऐसे, और एक 60 से थोड़ा तेजी फेंक देगा ना तो उसकी ऊपर चली जाएगी। जब यहाँ पे बात हो रही है सेम स्पीड पे, उतनी स्पीड से 60 डिग्री बॉल फेंको, उतनी स्पीड से 90 पे, तो 90 पे ज्यादा ऊपर जाएगी। उतनी स्पीड से 30 से बॉल फेंको, उतनी से फेंको 45 पे, तो रेंज 45 पे ज्यादा मिलेगी। तो सेम स्पीड पे कंपेरिजन कर रहे हैं हम। ये बहुत सारे बच्चों को बस क्या लगता है कि रेंज और हाइट के लिए बस एंगल ही ध्यान रहता है उन्हें, कि 45 से फेंक दो मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी। अरे 45 मैक्सिमम रेंज तब मिलेगी जब सेम स्पीड पे बात करें हम। थर्ड, कि बेटा एक प्लेन में जो ये प्रोजेक्टाइल हमारा मोशन कर रहा है, कि ऐसे फेंक और ये ऐसे जा रहा है, इस पाथ को हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, परवलयाकार मार्ग। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है, उसके मार्ग को हम क्या कहते हैं, उसके द्वारा जो पाथ फॉलो किया जाता है उसे हम कहते हैं पैराबोलिक। तो लिखेंगे ट्रेजेक्टरी यानी कि पाथ, रास्ता, ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक।
इज पैराबोलिक। प्रक्षेप्य का मार्ग परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य का मार्ग परवलयाकार होता है। ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। प्रक्षेप्य का मार्ग परवलयाकार होता है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए 45, मैक्सिमम हाइट के लिए 90, और ट्रेजेक्टरी कैसे होगी उसकी? पैराबोलिक, परवलयाकार। ठीक। अब एक बार हम इन तीनों को देखते हैं। देखो बेटा, जब आपको रेंज मिलती है ना, इस रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अच्छा, कई बार पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है कि जो हमें रेंज मिलती है इसका फॉर्मूला क्या है, पर वहां पे बोलता है कि अगर बॉल को वी स्पीड से फेंकें, अगर वी स्पीड से फेंकेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा यू स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ना। वो तो कोई समझ रहे हो आप? या बोल दे कि बॉल को फेंका एक्स स्पीड से, तो यू स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसमें क्या है। अच्छा, जो बेटा आपको हाइट मिलती है, इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सॉरी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी, और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। ठीक। अब यहां बड़े ध्यान से देखो, पहले आप रेंज का फॉर्मूला पकड़ो। और मान लो बेटा दो बच्चे हैं, दोनों के दोनों धरती पे ही हैं, अर्थ पे खड़े हैं। भाई दोनों में जब कंपैरिजन करोगे, ऐसा नहीं कि एक धरती बॉल फेंक रहा है और एक चांद पे फेंक रहा है, तो दोनों के लिए जी की वैल्यू तो सेम ही है। अब से दोनों बच्चे सेम ही स्पीड से बॉल फेंक रहे हैं, तो अगर दोनों सेम स्पीड से बॉल फेंकेंगे तो अब जो रेंज मिलेगी वो किस पे डिपेंड करेगी? एंगल पे, है ना। तो अब जो रेंज मिलेगी वो तो एंगल पे डिपेंड करेगी। अब आपको सोचो, अगर आप बेटा जमीन से एंगल 45 डिग्री का बनाएंगे, तो 45 में 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 90 बन जाएगा, साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और साइन की अधिक से अधिक वैल्यू 1 ही हो सकती है। साइन का अधिक से अधिक मान हो सकता है 1। लेकिन अगर आपको साइन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो बेटा जब साइन मैक्सिमम आएगा तो आपको रेंज भी मैक्सिमम मिलेगी। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है? फॉर्मूले में वैल्यू 45 पुट करने से। अगर हम यहाँ फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर देंगे, 45 डिग्री पुट कर देंगे, तो होगा क्या? 45 डिग्री पुट करते ही थीटा की वैल्यू 45, तो 2 साथ में लिखा है, तो 45 दूनी बन गया 90, तो साइन 90 आता 1, और साइन की अधिक से अधिक वैल्यू 1 ही हो सकती है, यानी हमें साइन का मैक्सिमम मान मिल गया। तो साइन की मैक्सिमम मान कब मिला? थीटा 45 पुट करने पर, इसलिए मैंने कहा कि रेंज 45 में मैक्सिमम मिलेगी। अच्छा, हाइट में क्या है? फिर से मान लो कि दोनों बच्चे धरती पे खड़े हैं, जी फिक्स है, दोनों सेम स्पीड से बॉल फेंक रहे हैं, तो हाइट किस पे डिपेंड कर रही है? फिर एंगल पे। अगर मैं एंगल बेटा जमीन से बना लू 90 डिग्री का, 90 डिग्री, तो अगर थीटा के लिए ले लू 90, तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर 90। तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम करेंगे तो हाइट भी क्या आ जाएगी? मैक्सिमम आ जाएगी। तो मैक्सिमम रेंज अगर आपको प्राप्त करनी है तो थीटा की वैल्यू 45 पुट करेंगे, और हाइट मैक्सिमम प्राप्त करनी है तो थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे। ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45 से कम, यहां पे भी देखो बेटा 45 से कम क्यों चल गया? साथ में 2 भी है, तो 45 दूनी 90, तो मैक्सिमम हो गया। पर यहाँ पे बेटा साथ में 2 नहीं, यहाँ पे तो स्क्वायर है, और आप सबको पता होना चाहिए कि साइन 2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में जमीन आसमान का फर्क है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। दोनों अलग अलग चीज है। तो यहाँ तो 45 पुट करते ही 90 बन गया, और यहाँ तो स्क्वायर है तो 90, तो साइन स्क्वायर 90, तो यानी साइन स्क्वायर 90 वाला हो गया साइन 90 1 का स्क्वायर करेंगे फिर 1 आएगा, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 90 पुट करके आएगी, यहाँ साइन की मैक्सिमम वैल्यू 45 पुट करके आएगी, इसलिए ऐसा लिखा मैंने। अच्छा, दूसरी चीज, ये हमारे पास में बेटा फिर से हम ले रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट ऐसे गया, थीटा एंगल फेंका यू वेलोसिटी से, ये हमारे पास में है रेंज आर, और ये हाइट है हमारे पास में कितनी? एच। ठीक। तो रेंज हमारे पास में आ गई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, हाइट आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। बेटा एक चीज हम लिखेंगे यहाँ पर, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ियन काल का समय, टाइम ऑफ फ्लाइट। उड़ियन काल,
इसे लिखते हैं हम टी से। तो फ्लाइट का टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप कभी कह रहे हो कि यार मैं ना आज फ्लाइट से जाऊंगा, दिल्ली से चेन्नई जा रहा हूं मैं, और मेरी फ्लाइट का टाइम है 1.5 घंटे। फ्लाइट के टाइम में आप कौन सा टाइम काउंट करते हो, कि जब आपकी फ्लाइट जमीन को छोड़ दे और लैंड कहाँ कर दे, चेन्नई पे, वही तो फ्लाइट का टाइम होता है। या आप वो भी टाइम उसमें ऐड कर लेते हो कि जी मेरी फ्लाइट है 12 घंटे की, दिल्ली से चेन्नई 12 घंटे की फ्लाइट है, कैसे जी, क्योंकि 1-2 घंटा मुझे घर से आने में लगेगा, मेरे घर से एयरपोर्ट दूर है, और फिर उसके बाद में भाई वहां पे जाऊंगा मैं, 1-1.5 घंटा उन्होंने पहले बुलाया चेकिंग वेकिंग करने के लिए, 4 घंटे हो गए, 1.5 घंटा फिर मैं हवा में रहूंगा, फिर उतरूंगा, फिर आधा पौन घंटा फिर चेकिंग में, और फिर जहां मुझे जाना है उससे भी 2-3 घंटे आगे जाना है, चेन्नई के पास किसी शहर में। तो ऐसा थोड़े ना करते हम। फ्लाइट का टाइम का मतलब होता है कि जहां से आपके प्लेन जैसे उठे, जमीन से दिल्ली से उठा, और कितने समय तक वो हवा में रहा, और फिर जैसे लैंड कर गया, तो हम कहते हैं हमारे फ्लाइट का टाइम जो है वो 90 मिनट की फ्लाइट थी हमारी, ये 40 मिनट की थी, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की। तो जनरली डोमेस्टिक फ्लाइट तो इतने ही समय की होती है, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, 2 घंटे, इतने में काम हो जाता है। हाँ, अगर आप मान लो इंटरनेशनली दूर जा रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फ्लाइट 12-12, 15-15, 20-20 घंटे भी रहे। बहुत लंबी फ्लाइट होती है तो बीच में कई बार वो फिर एक जगह रुकती भी है फ्यूल व्यूल के लिए, है ना, कुछ ऐसी फ्लाइट भी होती है जो रुक के चलती है कहीं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि यहां से आपने पत्थर फेंका और ये पत्थर उड़ रहा है, 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 और ये फिर यहाँ पे जाकर जैसे लैंड किया तो कितने समय तक ये उड़ा, तो हम कहेंगे उड़ियन काल। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। तो रेंज कितनी मिलेगी हमें, हाइट कितनी प्राप्त होगी, और उड़ियन काल कितने समय तक हमारी बॉल उड़ती रहेगी, इन तीनों के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो पेपर में आपसे कह देगा कि एक बॉल को 60 डिग्री के एंगल पर इतनी स्पीड से फेंका, तो बताओ बॉल कितना दूर जाकर गिरेगी, मैक्सिमम कितनी हाइट अचीव करेगी, कितने समय तक हवा में उड़ती रहेगी, ये सारी बातें आपसे पूछ लेगा। तो फॉर्मूले साइड में लिखे हैं, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन है कि एक बॉल बेटा आपने फेंकी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आपको बताना है कि ये बॉल को आप 60 डिग्री के एंगल पे फेंक रहे हैं। 60 लूं कि 30 ले लें, 30, 15 डिग्री, 30 ले लेते हैं। एंगल बेटा जो है हमारा मान लो कि 30 डिग्री का है। तो आपको बताना है कि कितनी रेंज मिलेगी, कितनी हाइट मिलेगी, और साथ में आपको ये बताना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तीनों चीजें निकालनी है, और जी के वैल्यू का आप 10 यूज कर सकते हो, है ना। ये मान लो कि आपको गिवन है कि जी 10 यूज करो। हम्म, करो भाई सभी है। तीनों फॉर्मूले सामने लिख रखे हैं आपके, बस आपका ये मैथमेटिक्स चेक करने के लिए पूछा गया है। देखो बेटा रेंज क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यू की वैल्यू कितनी है 20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400,
साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी रखी बेटा मैंने 30, तो 30 के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बन जाएगा। जी की वैल्यू क्या रखा कि 10 ले लो, तो 40 साइन 60 होता है √3/2, तो 20√3। ये बेटा हमारा क्या आ गया, इतने मीटर के आगे रेंज 20√3। नीतीश ने बिल्कुल सही आंसर दिया इसका। हाइट निकाल लो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा/2g, तो यू कितना है हमारे पास में, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, नीचे 2g, जी की वैल्यू 10, तो 0 से गया 0, 2 से आया 20, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 4 पंजे 20, तो हाइट आ जाएगी 5 मीटर की। तो हाइट 5 मीटर आनी चाहिए। रामपाल ने बहुत बढ़िया आंसर दिया, रेंज भी सही है रामपाल की, और हाइट भी सही है, और टाइम भी सही है, सब कुछ सही है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा/g, तो u की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास 20, थीटा कितना है साइन 30 के लिए होती है 1/2, जी की वैल्यू 10, 10 से 1 0 गई, 2 से 2 गया, तो टाइम आ गया 2 सेकंड। तो जिन बच्चों का आंसर आया कि 20√3, 5 और 2, उनका बिल्कुल ठीक है, बाकी गलत है। चलो कल मैं इसमें आपको एक से एक बढ़िया बढ़िया वैरायटी कराऊंगा, कि आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा कल पोस्टमार्टम कर लेंगे, जितने से क्वेश्चन बन सकते हैं बढ़िया बढ़िया, वो हम कल की क्लास में करेंगे डिस्कस, ठीक है। बाय टिंकू, बीबी नायडू, अंकिता, बाय एवरीवन, थैंक यू।